वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेद रीना। आज हम देखने वाले हैं शाला के तंत्र का चैप्टर नंबर 30 जो है एन्यूमरेशन निदान पंचक एंड साध्य सिद्ध ऑफ शिरोरोग। आज हम इसका पॉइंट नंबर सी देखने वाले हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक एज पर ICSD-3। यानी कि इसमें कौन कौन से आते हैं हेडेक, उनके टाइप्स, इनके बारे हम जानने वाले हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ICSD-3 इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर, ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसमें आज हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो लर्न करने वाले हैं वो है ICSD का जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में हम जानेंगे, कैसे कैसे क्लासिफाई किया है हेडेक डिसऑर्डर्स को। और सामान्य योगास हम शिरोरोग के देखने वाले हैं जो कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव में दिया है NCICM की PDF में। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ICSD-3 क्या होता है। तो ICSD-3 ये 2018 में लॉन्च हुआ था, जो कि इसका थर्ड का जो मीनिंग है वो थर्ड एडिशन है। और ICSD का फुल फॉर्म जो होता है वो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर्स, ICSD। और थर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका थर्ड एडिशन 2018 में आया था, इसलिए ICSD-3 के अनुसार हमको क्लासिफिकेशन करना है हेडेक का। और ये किसने किया था, तो IHS ने किया था। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी जो है उन्होंने ICSD-3 का क्लासिफिकेशन दिया था 2018 में। इसमें क्या करते हैं कि ब्रॉडली डिवाइड करते हैं हेडेक डिसऑर्डर को तीन मेन कैटेगरीज में। तो वो मेन कैटेगरीज है, फर्स्ट है प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर, सेकंड है इसमें सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर, और थर्ड है इसमें पेनफुल क्रैनियल न्यूरोपैथीज एंड अदर फेशियल पेन्स। इन सबको एक एक करके क्लासिफिकेशन में देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो है प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स। प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स यानी कि ऐसे हेडेक डिसऑर्डर्स जो कि खुद से डेवलप होते हैं, कोई भी उसका डिसीज से डेवलप नहीं होते, कोई भी दूसरा कॉज उसमें डेवलप नहीं होता है। दिस हेडेक डिसऑर्डर्स दैट आर नॉट कॉज्ड बाय अनदर अंडरलाइंग डिसीजेस, दे आर डिसीजेज इटसेल्फ। यानी कि ये खुद एक डिसीज होते हैं, किसी और डिसीज से डेवलप नहीं होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है वो है माइग्रेन। तो माइग्रेन के जो देखते हैं वो अब टाइप देखने वाले हैं। तो पहला इसमें है माइग्रेन विद ऑरा, माइग्रेन विदाउट ऑरा, थर्ड है इसमें क्रोनिक माइग्रेन, फोर्थ है इसमें कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइग्रेन, फिफ्थ है इसमें प्रोबेबल माइग्रेन, और सिक्स्थ है इसमें एपिसोडिक सिंड्रोम दैट में एसोसिएटेड विद माइग्रेन। यानी कि ऐसे कुछ सिंड्रोम जिसमें माइग्रेन ये सिम्टम्स पाया जाता है, जैसे साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम या फिर बेनाइन प्रॉक्सिमल वर्टिगो, ये सब माइग्रेन में पाया जाता है। वैसे तो माइग्रेन के टोटल 11 टाइप्स होते हैं एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर 6 मेन टाइप्स दिए हैं, जो है विदाउट ऑरा, विथ ऑरा, क्रोनिक, कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइग्रेन, प्रोबेबल माइग्रेन और एपिसोडिक सिंड्रोम विथ माइग्रेन। ऐसे 6 टाइप्स माइग्रेन के यहाँ पर बताया है। प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स में दूसरा टाइप इसमें देखते हैं वो है टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक पूरे सर में यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि वो होता है। तो इसके प्रोबेबल 4 टाइप दिए गए हैं, वो है इनफ्रीक्वेंट एपिसोडिक टेंशन टाइप हेडेक, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेगुलर नहीं रहती है, इसके एपिसोड फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं। दूसरा इसमें आता है फ्रीक्वेंट एपिसोड टेंशन टाइप हेडेक, जो कि रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। तीसरा इसमें है क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक, यानी कि बहुत देर से चले आने वाला क्रोनिक टाइप का टेंशन टाइप हेडेक। और चौथा है प्रोबेबल टेंशन टाइप हेडेक, यानी कि टेंशन टाइप हेडेक की हम स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं या फिर उसके जैसा ये हेडेक होता है। प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स में थर्ड टाइप देखने वाले हैं वो है ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सेफेलाजाइसिस, यानी कि TAC जिसको बोलते हैं। इसमें 5 प्रोबेबली आते हैं मेन, उनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है इसमें क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक यानी कि एक ही जगह पर हेडेक होता है तो उसको क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। दूसरा इसमें है पैरोक्सिस्मल हेमिक्रानिया, यानी कि इसमें आधा पोर्शन जो रहता है सिर का वो दुखता है। थर्ड है इसमें शॉर्ट लास्टिंग यूनिलैटरल न्यूराग्लिफॉर्म हेडेक अटैक्स, यानी कि इसको SUNCT या फिर सुना बोलते हैं। सो कि शॉर्ट लास्टिंग यूनिलैटरल न्यूराग्लिफॉर्म हेडेक अटैक्स रहते हैं, जो कि शॉर्ट इंटरवल पे आते हैं, क्रोनिक टाइप के नहीं रहते ये। फोर्थ है इसमें हेमिक्रानिया कंटिन्यूआ, यानी कि बहुत देर से चल गया आधा सिर अगर दुखना तो उसको हेमिक्रानिया कंटिन्यूआ बोलते हैं। और फिफ्थ है इसमें प्रोबेबल TAC, यानी कि ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सेफेलाजियास जो भी रहता है उसका प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन में जो रहता है, यानी कि हम इसको इनिशियल स्टेज बोल सकते हैं। ये होते हैं 5 टाइप ट्राइजेमिनल ऑटोनॉमिक सेफेलाजियासिस, यानी कि TAC में ये सब आते हैं। प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स में अब हम इसकी फोर्थ कैटेगरी देखने वाले हैं, जो है अदर प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर, जो प्राइमरी हेडेक खुद की वजह से ही डेवलप होते हैं। वो है फर्स्ट इसमें आता है प्राइमरी कफ हेडेक, यानी कि जो कफ की वजह से होता है ऐसा हेडेक। सेकंड इसमें आता है प्राइमरी एक्सरसाइज हेडेक, जो कि एक्सरसाइज बहुत करने से हेडेक उत्पन्न होता है।
थर्ड है इसमें प्राइमरी हेडेक एसोसिएटेड विद सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा करने से प्राइमरी हेडेक जो होता है वो हेडेक है ये। फोर्थ है इसमें प्राइमरी थंडरक्लैप हेडेक, जिसकी इंटेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, कुछ ही सेकंडों में ये बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, ऐसा प्राइमरी थंडरक्लैप हेडेक। फिफ्थ है इसमें हिप्निक हेडेक। सिक्स्थ है इसमें न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक, यानी कि हर रोज हो रहा है लेकिन परसिस्टेंट वे में रेगुलरिटी में हो रहा है, जिसको एनडीपीएच भी बोलते हैं। प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स में अब हम देखने वाले हैं फोर्थ कैटेगरी, वो है अदर प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स। तो अदर प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स में आता है प्राइमरी कफ हेडेक, यानी कि जो कफ हेडेक जो होता है वो कफ की वजह से होता है, ऐसा हेडेक। सेकंड है इसमें प्राइमरी एक्सरसाइज हेडेक, यानी कि जो बहुत से एक्सरसाइज करने पे होने वाला हेडेक जो होता है। थर्ड है इसमें प्राइमरी हेडेक एसोसिएटेड विद सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा करने से वो हेडेक होता है। फोर्थ है इसमें प्राइमरी थंडरक्लैप हेडेक। प्राइमरी थंडरक्लैप हेडेक यानी कि कुछ ही सेकंडों में इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा हेडेक, उसको ही थंडरक्लैप हेडेक बोलते हैं। फिफ्थ है इसमें हिप्निक हेडेक। हेडेक ये एक रेयर डिसऑर्डर है जो कि स्पेशली स्लीप के टाइम पे होता है, ऐसा हिप्निक हेडेक होता है। सिक्स्थ है इसमें न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक, यानी कि जो भी ऑफिस में काम ज्यादा प्रेशर लोड की वजह से जो डेली परसिस्टेंट हेडेक जो होता है, एनडीपीएच ज्यादातर देखने को मिलता है, जो ज्यादा काम करते हैं, नौकरी करते हैं पेशा में, उस उनको एनडीपीएच देखने को ज्यादा मिलता है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर्स। सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर्स किस वजह से होते हैं, तो इसके लिए कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स लगते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, ट्रॉमा या फिर वैस्कुलर डिसऑर्डर्स। इनकी वजह से सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इनमें मेन ग्रुप्स हम देखने वाले हैं, जो कि हेडेक एट्रीब्यूटेड टू ट्रॉमा और इंजुरी, और हेड और नेक, यानी कि अगर ट्रॉमा या फिर इंजुरी हो गई हेड या फिर नेक को, तो उससे जनरेट होने वाला हेडेक इसमें आता है। दूसरा इसके आता है रेनियल और सर्वाइकल वैस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से जो हेडेक उत्पन्न होता है। तीसरा इसमें आता है नॉन वैस्कुलर इंट्राक्रेनियल डिसऑर्डर से जो हेडेक प्रोड्यूस होता है। फोर्थ है इसमें हेडेक एट्रीब्यूटेड टू सब्सटेंस और इट्स विड्रॉल, यानी कि विड्रॉल सिम्टम से जो भी हेडेक डेवलप होने वाला है, ऐसा हेडेक। फिफ्थ है इसमें हेडेक एट्रीब्यूटेड टू इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी अगर इन्फेक्शन की वजह से हेडेक हो रहा है तो ये सब हेडेक इसमें आते हैं। सिक्स्थ इसमें आता है वो है हेडेक एट्रीब्यूटेड टू डिसऑर्डर ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी कि होम्योस्टेसिस अगर इम्बैलेंस रहा तो फिर जो हेडेक होता है जनरेट, वो इसमें आता है। 11th है इसमें हेडेक ऑफ फेशियल पेन एट्रीब्यूटेड टू डिसऑर्डर ऑफ द क्रेनियम, नेक, आईज, ईयर्स, नोज, साइनसेस, टीथ, माउथ और अदर फेशियल क्रेनियल स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो भी क्रेनियल स्ट्रक्चर को अगर कोई भी इंजुरी या फिर पेन हुआ है तो उसकी वजह से हेडेक उत्पन्न होता है, वैसे हेडेक इसमें आते हैं। और हेडेक एट्रीब्यूटेड टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, यानी कि जिसको भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है उनको जो हेडेक होता है वो इसमें आता है। तीसरी कैटेगरी देखते हैं हम आईसीएसडी की, वो है पेनफुल क्रेनियल न्यूरोपैथीज एंड अदर फेशियल पेन्स, यानी कि क्रेनियल न्यूरोपैथीज और फेशियल पेन्स, यानी कि जो मुख में शूल उत्पन्न होता है उनके बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या आता है कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया क्या होता है। तो जो ट्राइजेमिनल नर्व रहती है उससे ऑप्थेल्मिक जोन, मैक्सिलरी जोन और मैंडिबुलर जोन, इन तीनों पर अफेक्ट आता है, इससे यहाँ पर शूल उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। दूसरा इसमें है ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरोलजिया, यानी कि जो ग्लोसाइटिस या फिर फेरेंस के जो न्यूरोलजिया रहता है, जो भी नर्व्स उस पर वो ब्लॉक हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर शूल उत्पन्न होता है। तीसरा इसमें आता है ऑसिपिटल न्यूरोलजिया, यानी कि जो हॉस्पिटल रीजन में अगर शूल उत्पन्न हुआ है तो हॉस्पिटल न्यूरोलजिया की वजह से भी होता है। अदर टर्मिनल ब्रांच न्यूरोलजियास। फिफ्थ है इसमें सेंट्रल कॉज ऑफ फेशियल पेन होना, और परसिस्टेंट आइडियोपैथिक फेशियल पेन, जिसको पीआईएफपी भी बोलते हैं, ये होता है परसिस्टेंट आइडियोपैथिक फेशियल पेन। ये सब पेनफुल क्रेनियल न्यूरोपैथीज और फेशियल पेन्स में आते हैं, जो कि थर्ड कैटेगरी होती है आईसीएसडी की। तो ऐसे ही अब हम आईसीएसडी की समरी देखते हैं। तो मेन कैटेगरी यहाँ पर कौन से है, तो प्राइमरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक और पेनफुल क्रेनियल न्यूरोपैथीज एंड फेशियल पेन। प्राइमरी हेडेक्स में आते हैं ऐसे जो कि खुद से डेवलप होते हैं, कोई भी अंडरलाइंग कॉज इसमें दूसरा नहीं रहता है, जैसे कि माइग्रेन रहता है, टेंशन टाइप हेडेक और क्लस्टर हेडेक इसमें आते हैं। सेकेंडरी हेडेक जो होते हैं वो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक, मेडिकेशन ओवर यूज के हेडेक और इन्फेक्शन रिलेटेड हेडेक्स। और पेनफुल क्रेनियल न्यूरोपैथीज में हमने अभी देखा कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, ऑसिपिटल न्यूरोलजिया और जो परसिस्टेंट रहते हैं फेशियल पेन, वो सब पेनफुल क्रेनियल न्यूरोपैथीज में आते हैं। अब हम देखने वाले हैं सामान्य योगा शिरोरोग।
यानी कि जो भी हम सामान्य योग इस्तेमाल करते हैं, शिरो रोग भले ही कौन सा हो, हमें उसका कुछ नहीं पता, मतलब वात वश का प्राबल्य है कि कौन से दोष का उसमें प्राबल्य है, ये सब हमें ध्यान में ना रखते हुए जो भी हम डायरेक्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं उनको ही सामान्य योग बोलते हैं। शिरो रोग क्या है? तो शिरो रोग जैसे वात पित्त कफ का अगर इम्बैलेंस रहा तो जैसे वो शिरो रोग उत्पन्न हुआ है उसकी वजह से शिरो रोग उत्पन्न होते हैं। और सामान्य योग क्या होते हैं कि जनरल फॉर्मुलेशन होते हैं जो कि बेनिफिशियल रहते हैं सभी टाइप के शिरो रोग में, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक दोषा प्रीडोमिनेंस। यानी कि हमें यहाँ पर ये नहीं देखना कि कौन सा दोष का प्राबल्य है वहां पर, लेकिन हमें सामान्य चिकित्सा करनी है, इसलिए हम सामान्य योग का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। सबसे पहले जो देखते हैं योग उसमें है शिरोविरेचन यानी कि नस्य योग जो देखने वाले हैं। तो शिरोविरेचन योग क्या करते हैं कि एक्सपेल दोषा फ्रॉम द हेड रीजन, यानी कि जो शीर प्रदेश से जो एक्सेसिव दोष है उसको निकालने में शिरोविरेचन योग हमें काम में आते हैं। शिरोविरेचन योग यानी कि नस्य योग में सबसे पहला है वो है अनुतेल। अनुतेल के बारे में देखते हैं। अनुतेल के इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो जीवक, ऋषभक, देवदारू, दारू हरिद्रा, बला और अगरू, ये इसके कुछ मेन कंटेंट है। इंडिकेशन क्या है अनु के तेल का? तो ऑल टाइप्स ऑफ शिरो रोग में हम दे सकते हैं अनुतेल, लेकिन जो कफ वातज रहता है शिरो रोग उसमें हम ज्यादातर अनुतेल देखने को मिलता है। बेनिफिट्स क्या है अनुतेल के? क्लियर शेड यानी कि उसमें हल्कापन लाता है, इम्प्रूव सेंस ऑर्गन्स यानी कि सेंस ऑर्गन की शक्ति बढ़ाता है, रिड्यूस हेडेक, शिरोशूल कम करता है और नेजल कंजेशन को भी ठीक करता है। ये हो गए अनुतेल के कुछ बेनिफिट्स। शिरोविरेचन योगा में दूसरा हम देखते हैं वो है क्षीरबला तेल। क्षीरबला तेल के बेस इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं? तो इसमें बला रहता है, काउस मिल्क यानी कि क्षीर यानी कि दुग्ध रहता है, और इसमें तिल तेल पाया जाता है। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो नस्य, अभ्यंग या फिर शिरोधारा करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेशन क्या है क्षीरबला तेल के? तो ये वातज शिरो रोग में स्पेशली दिया जाता है, या फिर हम न्यूरोलॉजिकल या फिर टेंशन टाइप हेडेक जो रहता है उसमें हम क्षीरबला तेल का एप्लीकेशन देते हैं। तीसरा इसमें आता है वो है षडबिंदु तेल। षडबिंदु तेल क्या है? तो इसका इंग्रेडिएंट्स देखते हैं सबसे पहले। इसका इंग्रेडिएंट्स है एरंड, तगर, रासना, सेंध इत्यादि, ये षडबिंदु तेल में आते हैं। इसका इंडिकेशन हम कहाँ पर देते हैं? तो क्रोनिक साइनोसाइटिस, हेवीनेस ऑफ हेड, नेजल कंजेशन, इन सभी पर हम षडबिंदु तेल दे सकते हैं। ये हो गए शिरोविरेचन योगा के बारे में। इसके बाद हम देखने वाले हैं वो है शिरोअभ्यंग या फिर शिरोधारा की योगा। अभ्यंग हम ब्राह्मी तेल, चंदन आदि तेल और नारायण तेल इन सभी से दे सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मी तेल के बारे में। तो ब्राह्मी तेल का मेन इंग्रेडिएंट्स कौन सा है? तो वह ब्राह्मी, जिसको बकोबा मोनिएरा बोलते हैं, ब्राह्मी रहता है। इसका एक्शन क्या है? तो ब्राह्मी का एक्शन मेध्य रहता है, निद्राजनक रहता है, रिलीव स्ट्रेस, एंजाइटी और उसके रिलेटेड जो हेडेक रहते हैं उसको भी ये रिमूव करने में ब्राह्मी तेल काम में आता है। दूसरा इसमें आता है चंदन आदि तेल। चंदन आदि तेल स्पेशली पित्तज रोगों में हम देते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके? तो वो है चंदन, उशिर, बला, आमल की, ये सब चंदन आदि तेल में रहते हैं। इंडिकेशन क्या रहता है इसका? तो पित्त शिर रोग में हम ज्यादातर देखते हैं, जो कि बर्निंग या फिर थ्रोबिंग सेंसेशन रहता है हेडेक में, उसमें हम चंदन आदि तेल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसमें आता है वो है नारायण तेल। नारायण तेल का इंडिकेशन हम वातज शिरो रोग, न्यूरोलॉजिक पेन और स्टिफनेस ऑफ द नेक, इन सभी जगह नारायण तेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तीसरा इसमें आता है वो है शिरोपीचू या फिर शिरोबस्ती योगास। तो शिरोपीचू या फिर शिरोबस्ती योगास करने के लिए हम 3 तेल इस्तेमाल करते हैं, वो है महानारायण तेल, दूसरा इसमें धानवंतरम तेल, तीसरा इसमें चंदनादि तेल। तो महानारायण तेल क्या करता है? स्ट्रेंथेंस नर्व्स एंड मसल्स ऑफ द हेड एंड नेक एंड रिड्यूस पेन, यानी कि जो भी नर्व्स और मसल पाए जाते हैं हेड और नेक में उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और पेन को रिलीव करता है महानारायण तेल। दूसरा इसमें आता है धानवंतर तेल। धानवंतर के तेल क्या करता है कि जो वात रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी रहते हैं जो कि हेड और नेक रीजन में पाए जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए धानवंतर उत्तम है, जिससे हम शिरोबस्ती देंगे। चंदन आदि तेल हम पित्त शिरो रोग पे हम देखे हैं, लेकिन पित्त शिरो रोगों में अगर हम शिरोबस्ती देते हैं तो भी हम चंदन आदि तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इंटरनल सामान्य योगास अब हम देखने वाले हैं। इंटरनल सामान्य योगास यानी कि अंतर परिमार्जन के लिए जो है वो सबसे पहले देखते हैं हम पाठ्यादिक्वात। पाठ्यादिक्वात के हम इंग्रेडिएंट देखते हैं सबसे पहले, तो वो है खरीद की, आम्ल की, विविधकई यानी कि त्रिफला, पाठा मुस्ता और कटुरोहिणी, ये पाठ्यादिक्वात के इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। इसका इंडिकेशन क्या रहता है? तो स्पेशल टाइप के जो शिरो रोग रहते हैं, सूर्यावर्त, अर्धावेदर, इन सभी में पाठ्यादिक्वात का एप्लीकेशन हम दे सकते हैं। रेफरेंस क्या है इसका? तो भैषज रत्नावली शिरोरोग चिकित्सा में पाठ्यादिक्वात का उपयोग हम सूर्यावर्त और अर्धावा भेदक में कर सकते हैं, ऐसा आया है।
डोज क्या करना है, तो डोज इसका 40 to 80 ml ट्वाइस डेली बिफोर फूड, यानी कि खाना खाने से पहले 40 to 80 ml इसका इंटेक लेना है पाठ्याधिकपात का, जो कि ट्वाइस लेना है डेली। इससे जो शिरोशूल है वो ठीक हो जाएगा। और स्पेशल टाइप के जो शिरोशूल है, सूर्यावर्त, अर्थावेदक वगैरह, इनका जो भी मतलब इसका जो इफेक्ट रहता है उसके पहले अगर ले तो इसका सूर्यावर्त जैसे जो माध्यान्ह के टाइम पे ज्यादा इंटेंस रहता है, वहां पर हम पाठ्याधिकपात का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा इसमें अंतर परिमार्जन में सेकंड देखते हैं अमृतारिष्ट या फिर सारस्वतारिष्ट। अमृतारिष्ट क्या करता है कि ये जनरल रसायन का भी काम करता है, नर्विन टॉनिक भी है, हेल्पफुल इन क्रोनिक और स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक, यानी कि जो भी बहुत देर से चला आया हुआ हेडेक है और स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है, उसमें अमृतारिष्ट और सारस्वतारिष्ट ये दोनों रसायन काम में आते हैं। तीसरा हम देखते हैं दशमूलक। दशमूलक का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, तो जो स्पेशली वात कफ शिर रोग रहते हैं या फिर अगर शिर में अगर गुरुता आ जाए तो भी हम दशमूलक का इस्तेमाल अंतर परिमार्जन के लिए करते हैं। पांचवा है इसमें लेप का इस्तेमाल। लेप यानी कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, तो वहां पर हम शिरोलेप लगाते हैं। शिरोलेप यूजुअली कफज में नहीं दिए जाते क्योंकि वो कफ को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, इसलिए हम पित्तज और वातज शिरो रोग में लेप का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। द पाउडर ऑफ चंदन, उशिर, लोध्र, मुस्ता, बला, ये सबको हम मिक्स करना है रोज वाटर या फिर दुग्ध के साथ, जो कि हम पित्तज शिरो रोग में दे सकते हैं। दूसरा इसमें आता है वो है वातज शिरो रोग के लिए कौन सा लेप करना है, तो सबसे बेस्ट है एरेंडामूल, रासना और दशमूल। इनकी सभी की पेस्ट अगर हमने दूध या फिर तेल के साथ मिक्स करके शिरोलेप लगाया तो भी वातज शिरो रोग में आराम मिलेगा। आज की वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ आइस हेडेक एज पर ICD-3 कवर कर लिया है और हमने सामान्य योग भी देख लिए है जो कि शिरो रोग में काम आ सकते हैं। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। आयुर्वेद अरीना को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद अरीना।